प्रिय दोस्तों, बाइबल, साइंस, एवोल्यूशन और बाइबल कैनन आदि के ऊपर मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया, उस पर टिप्पणियां दी और अपने प्रश्नों को पोस्ट किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप में से कई लोगों ने पूछा कि आप ये बाइबल, साइंस वगैरह के बारे में बोलते हैं, जरा अपने आप के बारे में बताएंगे क्या? तो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से अपने बारे में बताने के लिए एक वीडियो समर्पित करना चाहिए। मेरा नाम जॉनसन है। मुझे लोग कई नामों से पुकारते हैं। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि कई नाम मिल गए हैं। कुछ लोग मुझे शास्त्री फिलिप कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली मेरा नाम डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप है। मैं क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी हूँ। क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब है, आपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो नाम सुना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने से भी छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इन कणों को क्वार्क कहा जाता है। 6 प्रकार के क्वार्क ढूंढे गए हैं और इन क्वार्कों के कारण न केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बल्कि उनके समान और भी पार्टिकल्स बनते हैं। इन सभी पार्टिकल्स को हाड्रॉन परिवार कहा जाता है। मेरा अनुसंधान भौतिकी में, मेरा अनुसंधान या क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स में मेरा अनुसंधान ये हाड्रॉन्स का जो क्वार्क स्ट्रक्चर है उसके ऊपर था। उसके अलावा आपने क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स नाम का विषय सुना होगा, उसमें भी मैंने डॉक्टरेट किया है और बाइबल और आर्कियोलॉजी में भी किया है। यह है मेरी पृष्ठभूमि। आप तुरंत कहेंगे कि डॉक्टर फिलिप, आप तो जन्म से मसीही होंगे और इसलिए आपने तो जब पैदा हुए तब से आपके माँ बाप ने आपको बाइबल के बारे में बताया, इसलिए आप ईश्वर विश्वासी हैं। जी नहीं, कहानी उससे ज्यादा जटिल है। मैं एक अच्छे मसीही परिवार में पैदा हुआ था। इस कारण मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही बाइबल के बारे में शिक्षाएं दी, लेकिन बचपन से ही मेरी बुद्धि बहुत अधिक थी। 3 साल की उम्र होने से पहले मैंने अंग्रेजी और मलयालम भाषा के अक्षर अपने आप बिना किसी के बताए सीख लिए थे, किताब देख के सीख लिए थे। इस कारण मेरे घर वालों ने मुझे हर तरह से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और एक 4th-5वीं में आते आते मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। और जब मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताई, अपने दादा दादी को, तो वे लोग तो बहुत खुश हुए। बोले, बेटा, प्रभु तुम्हारी मदद करे कि तुम थॉमस एडिसन के समान एक अच्छे वैज्ञानिक और आविष्कारक बन सको। तब से थॉमस एडिसन मेरे प्रिय वैज्ञानिक बन गए और मैं शायद 6ठी में था जब पापा ने मुझे थॉमस एडिसन की जीवनी खरीद के दी। उसने तो मेरी जिंदगी बदल दी। तो अक्षराभ्यास होने के बाद से मैं हर समय साइंस की किताबें मिले तो उनको पढ़ा करता था। मेरे कई साथी लोग थे जो धनी परिवारों के थे, उनके माँ बाप उनको काफी किताबें दिलवा दिया करते थे। मित्रों की खास रुचि नहीं थी और इसलिए मित्र लोग बहुत खुश होते थे कि जॉनसन पढ़ रहा है हमारी किताबों को। इस तरह से पढ़ पढ़ के 8वीं क्लास में आते आते मेरा ईश्वर विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया था। साइंस की लगभग सारी पुस्तकें विकासवाद, डार्विन के विकासवाद के आधार पर लिखी जाती हैं। ये पुस्तकें पाठकों को बताती है कि इस विश्व की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति तक विकास के द्वारा हुई है, विकासवाद के द्वारा हुई है या एवोल्यूशन के द्वारा हुई है। 8वीं आते आते मेरा बाइबल में विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया था और मैं तो विज्ञान की किताबें जिस तरह से भूखा खाने पे टूट पड़ता है, ऐसा टूट पड़ता था। पढ़ता गया। 11वीं में आते आते जो डगमगाया विश्वास है, अब वो पूरी तरह से नष्ट हो गया और मैं एक अज्ञेयवादी हो गया। अज्ञेयवादी को अंग्रेजी में एग्नोस्टिक बोलते हैं, जो ये कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, ईश्वर है या नहीं मुझे नहीं मालूम। उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक है हार्ड एग्नोस्टिक या हार्ड अज्ञेयवादी। मैं एक हार्ड अज्ञेयवादी बन गया था,
जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारता है। इस तरह से ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर मैं खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। इसलिए मेरे मित्र इस बात को समझ लें कि मुझे बाइबल में जो विश्वास है वो मेरे माँ बाप से नहीं मिला है, वो तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। बस बीएससी फर्स्ट ईयर में एक बार किसी ने मुझे कोई किताब प्रेजेंट की, बाइबल एंड मॉडर्न साइंस। उस किताब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो सोचने पर मजबूर किया। बीएससी उस समय मध्य प्रदेश में एक विशेष तरीका था जिसके कारण बीएससी में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में स्पेशलाइज किया और तीनों में से किसी में भी मैं एमएससी कर सकता था। मैंने फिजिक्स चूज किया। प्रभु की दया से फिजिक्स में मुझे एक से एक टॉप अध्यापक मिले। मेरी बीएससी, एमएससी, पीएचडी फिजिक्स में मैं कह रहा हूँ, ये सभी मध्य प्रदेश के जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने की है। सिंधियाओं द्वारा स्थापित ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी एक यूनिवर्सिटी है और इसके अंतर्गत चंबल इलाके में सैकड़ों कॉलेजेस हैं जो बीएससी, एमएससी आदि ऑफर करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का भी एक टीचिंग डिपार्टमेंट आरंभ किया था, जहां सिर्फ सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी लिए जाते थे और जिनको हर तरह की सुविधा दी जाती थी। मेरा एडमिशन वहां हुआ, मुझे एक से एक टॉप अध्यापक मिले। उस डिपार्टमेंट को स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च इन फिजिक्स कहा जाता था। दुनिया में जो सबसे टॉप कॉलेजेस होते हैं उनमें से कई अपने आप को स्कूल कहना पसंद करते हैं, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा कॉलेज है दुनिया में, लेकिन वो अपने को स्कूल कहता है। उसी रीति से ये अपने आप को, मेरा जो कॉलेज है वो अपने आप को स्कूल कहता है, स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च इन फिजिक्स। एक से एक गजब के अध्यापक थे और चूंकि सब टॉप विद्यार्थी वहां आते थे तो वहां एक अनोखा एजुकेशनल एटमॉस्फेयर था। दिन में 2 घंटे 10 से लेकर 5 तक का जो कॉलेज है उसमें सिर्फ 10 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती थी और 12 से लेकर 5 तक एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कशन, लाइब्रेरी सब कुछ चलता था। और हम यदि अपने अध्यापकों के पास कोई प्रश्न लेके जाते तो एकदम से जवाब देने के बदले एकदम से कह देते थे फलानी किताब खोलो, उसके 4थे और 5वें अध्याय को पढ़ो। उनका लक्ष्य ये था कि हम अपने फील्ड में टॉप से टॉप बन सके। काफी सारे प्रोग्राम्स होते थे। एक बार एक प्रोग्राम में ऐसे ही मैंने टिप्पणी की कि लोग कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की। मेरे अध्यापक ने, गुरुदेव, उन्होंने तुरंत टोका, जॉनसन, लोग कहते हैं उसको भूल जाओ, तुम क्या कहते हो? मैंने कहा सर, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये पूरा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, और विश्व में जो जीवन है ये विकासवाद के द्वारा या विकास के द्वारा अपने आप उत्पन्न हुआ। मेरे प्रोफेसर वे खुद हार्ड अज्ञेयवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन वे एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने तुरंत मुझे चैलेंज किया, एक बात बताओ जॉनसन, तुमने मेरे अंडर थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का गणितीय अध्ययन किया है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम ये जो कह रहे हो ये गणित के हिसाब से कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? तो मैं थोड़ा सा चकरा गया। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमने यहाँ आए थे तब से एक विषय पढ़ रहे हो, ये बताओ कि यदि पदार्थ को और ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया करने के लिए छोड़ दिया जाए क्या होगा? मैंने कहा कि सर, पदार्थ और ऊर्जा को स्वतंत्रता से प्रक्रिया करने के लिए छोड़ दिया जाए तो पदार्थ में जो क्रम है वो टूट टूट कर पूरी तरह से नाश हो जाएगा। प्रोफेसर ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, ये अपनी कल्पना के आधार पर बता रहे हो या गणित के आधार पर बता रहे हो? मैंने कहा कि सर, दोनों आधार पर। कल्पना के आधार पर इसलिए बता रहा हूँ कि दवा की बोतल लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि इसको टाइट बंद रखना और प्रकाश से दूर रखना, क्योंकि प्रकाश और यदि उसमें हवा चली जाए तो उसमें जो रासायनिक तत्व है वो टूट जाएंगे। और मैंने कहा सर, गणित के आधार पर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी का या संभाविता का जो गणित आपने सिखाया है उसके आधार पर भी यह स्पष्ट है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो वो टूट कर खत्म हो जाएंगे। हाँ, प्रोफेसर ने कहा अब आए ना लाइन पे। अच्छा एक काम करो, तुम विकासवाद की बात कर रहे थे, विकासवाद के अनुसार आदि में कई प्रकार के द्रवों का एक घोल था जिसको आदिम सूप या आदिम खिचड़ी
कहा जाता है। और विकासवाद के अनुसार जो आदिम खिचड़ी है, प्राइमोर्डियल सूप, उसमें तत्वों ने आपस में प्रतिक्रिया करके जीवन को उत्पन्न किया या जीवन की उत्पत्ति की। सुना है क्या? मैंने कहा सर सुना है और यही तो सही है। सर बोले कि जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, एक काम करो, जहां भी जीवन है वहां सेल है या कोश है, कोश के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं या डीएनए होते हैं। तुम एक काम करो, एक सेल में डीएनए तो बहुत होते हैं, उसमें से एक डीएनए, ये जो आदिम सूप है, उसमें अपने आप पैदा होने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा सर थोड़ा सा। सर ने कहा देखो, आदिम सूप का मतलब है कि उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जीवन के उत्पन्न होने के लिए जो भी तत्व चाहिए वो सब है, और वे आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रतिक्रिया के द्वारा एक डीएनए के उत्पन्न होने में कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा कि जाके बायोकेमिस्ट्री की किताब जो है ढूंढ लो और उसमें देख लो कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, रासायनिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अलावा ये देख लो कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो किस दर से प्रतिक्रिया करते हैं, और उसके बाद कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा सर कल तक मैं जवाब दे दूंगा। सर हंसे। मैं बैठ के विषय का अध्ययन शुरू किया तो पता चला कि सर ने तो बहुत ही कठिन चीज पकड़ा दी है। अगले दिन मैंने अपने साथियों से कहा, एक्चुअली हम 4 साथी थे जो एक साथ पढ़ते थे और जिन्होंने यूनिवर्सिटी का फर्स्ट 4 रैंक एमएससी प्रीवियस में भी और एमएससी फाइनल में भी हासिल किया था। सब एक से एक थे। हम चारों ने मिलकर कई दिनों तक गणना करने के बाद हमने सर से कहा कि सर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस तरह से प्रतिक्रिया करने पर यदि कोई रासायनिक पदार्थ बनता भी है तो तुरंत वो टूट जाता है, खंडित हो जाता है, और एक डीएनए के लिए तो बहुत सारे इस तरह के तत्वों को जोड़कर काफी लंबी जंजीर बननी होती है, लेकिन जंजीर की पहली कड़ी बनती है उसी के साथ साथ खंडित हो जाती है। सर बोले फिर भी बताओ ना बेटा कितना समय लगेगा? तो हमने मुंह लटका के जवाब दिया कि सर इस ब्रह्मांड की जो उम्र है उससे अधिक समय चाहिए एक डीएनए को अपने आप बनने के लिए। तो सर ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा तुम तो कह रहे थे ना कि सब अपने आप हो गया, यहाँ एक डीएनए नहीं बन पा रहा है इस ब्रह्मांड की जो उम्र उतने समय में, तो फिर जीवन का क्या होगा? सर ने कहा कि देखो थ्योरी है, विज्ञान है, थ्योरी को अपनी जगह पर रहने दो, तुम वैज्ञानिक तरीके से सोचो, वैज्ञानिक तरीके से बोलो, जल्दबाजी में थ्योरी का समर्थन मत करो। यदि कोई पूछे तो ये बोलो कि फलानी चीज थ्योरी है, लेकिन फिलहाल विज्ञान ने उसको स्थापित नहीं किया या प्रमाणित नहीं किया है। बाप रे, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मैं 8वीं क्लास से लेकर एमएससी प्रीवियस तक विकासवाद को सही समझ रहा था। एमएससी प्रीवियस में मेरे प्रोफेसर ने इस विश्वास की धज्जियां उड़ा दी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आधार पर। तब मैं फिर से विकासवाद का और सृष्टिवाद का अध्ययन करने लगा। वहां बहुत ही गजब का ये अध्ययन का माहौल था। केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर लोग हैं उनसे, बॉटनी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनसे, जूलॉजी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनसे खूब चर्चाएं की। चर्चा के लिए बहुत समय था। 10 से 5 का जो कॉलेज है उसमें 10 से 12 तक क्लास होता था, 12 से लेकर 5 तक फ्री टाइम होता था जिसमें हमको एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे, लाइब्रेरी जाना होता था, आपस में चर्चा कर सकते थे। बॉटनी के प्रोफेसर, केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने तो साफ बोल दिया कि बेटा जी जो कहा जाता है वो कहा जाता है, लेकिन जो तथ्य है वो उसके विरुद्ध है। रासायनिक पदार्थ अपने आप नहीं बनते हैं, और अपने आप यदि कोई बना तो भी वो जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से विखंडित हो जाता है। बॉटनी के प्रोफेसर ने कहा कि देखो जॉनसन, विकासवाद की थ्योरी कहती है कि ये सब एक दूसरे से बने, लेकिन और उसके लिए तमाम तरह के प्रमाण वे लोग सुझाते हैं, लेकिन ये प्रमाण वास्तविक नहीं है। इसलिए मैं कोई वास्तविक प्रमाण नहीं दे सकता। जूलॉजी के प्रोफेसर लोग तो और भी ब्लंट थे। उन्होंने कहा जॉनसन थ्योरी है और हम उसको पढ़ाते हैं, लेकिन थ्योरी में जो बातें कहते हैं, जैसे जानवरों का विकास एक से दूसरा बना, या मनुष्य का विकास बंदरनुमा जीवियों से मनुष्य बना, इन चीजों के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ तथाकथित प्रमाण हैं जो पहले थे, उनमें से कुछ तो गलत सिद्ध हो गए, और इस कारण
कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तब मेरे ज्ञान चक्षु खुले। फिजिक्स से आरंभ होकर जूलॉजी तक के अध्ययन के बाद ज्ञान चक्षु खुले कि विकासवाद के लिए किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है। तब मैंने इन विषयों का, विकासवाद का, सृष्टिवाद का गहन अध्ययन आरंभ किया। सृष्टिवाद में एक थ्योरी है जिसको टेलियोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में रूपरेखावाद, जिसका दावा है कि बिना रूपरेखा बनाए हुए अपने आप कुछ नहीं हो जाता है। यदि एक साइकिल बनाना है तो पहले उसकी पूरी रूपरेखा बनानी पड़ती है। पनडुब्बी बनानी है तो उसकी पूरी रूपरेखा बनानी पड़ती है। तो इस विश्व में जो कुछ है उसको एक रचयिता ने रूपरेखा बनाकर सृष्टि की है। ये है रूपरेखावाद। और उसमें एक चीज जिसने मुझे बहुत चैलेंज किया वो ये है, एक घड़ी के सारे पार्ट्स एक डब्बे में डाल दो और डब्बे को हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहोगे, घड़ी बन जाएगी क्या? नहीं, सारे पार्ट्स होते हुए भी वे एक दूसरे से जुड़कर 1 करोड़ साल में भी घड़ी नहीं बना पाएंगे। इस तरह से मैं हार्ड अज्ञेयवाद से सृष्टिवाद में पहुंच गया। बाइबल के कारण नहीं, माँ बाप के कारण नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर। तब मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे समान इस तरह के बहुत सारे जवान लोग हैं जो इन गलत फहमियों को पाल रहे हैं और उनको सही सही क्या है ये बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं अपना जीवन उसके लिए समर्पित करूंगा। इस कारण मैंने आगे जाकर क्वांटम न्यूक्लियर भौतिकी में पीएचडी की। ये कोई आसान काम नहीं था। 10 साल के अनुसंधान के बाद मैंने अपनी थीसिस सबमिट की। उसी तरह से क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स नाम के विषय में एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। बाइबल और पुरावस्तु शास्त्र में पीएचडी की। इन सब के पीछे एक ही लक्ष्य था, थ्योरी के पीछे भागने के बदले तथ्यों के पीछे भागो, तथ्यों का प्रचार करो। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। विज्ञान में सैकड़ों हजारों सिद्धांत है, काल्पनिक सिद्धांत है, थ्योरियां हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी स्थायी नहीं होती है। विज्ञान में थोड़े से स्थापित सत्य होते हैं, प्रमाणित सत्य होते हैं। और मेरे मित्रों, आज तक किसी भी विज्ञान के किसी भी स्थापित सत्य ने या प्रमाणित सत्य ने बाइबल के विरुद्ध एक भी बात नहीं की है, बाइबल के एक भी प्रस्तावना का खंडन नहीं किया है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, विज्ञान के किसी भी स्थापित नियम ने बाइबल के किसी भी प्रस्तावना का खंडन नहीं किया है। इस विषय में आपकी जो भी शंकाएं हैं उन शंकाओं को इस वीडियो के नीचे टिप्पणी के द्वारा हम तक पहुंचाइए। हम उन शंकाओं का समाधान जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, हम जो वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें बड़ी मेहनत लगती है, कम से कम एक लाइक तो बनता है। इसलिए हमारे हर वीडियो को और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, जहां मैंने अपने जीवन के बारे में खुलकर आपको बताया है। नास्तिक लोग जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं उनको जम के शेयर करते हैं, आस्तिकों को भी शेयर करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के नीचे शेयर का जो बटन है उसको दबा के इसको व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। एक बात और, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद घंटी का जो आइकन है उसको प्रेस करें और उसके बाद ऑल नाम का जो आइटम आता है उसको चूज करें। आइए इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं और जो लोग गलतफहमी से जूझ रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाएं। प्रभु आपकी मदद करे।